आपने ये डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्यों चूज किया सर? अच्छे भले एक्टर लगते हैं आप। बेसिकली कैंसर जो है, जितने सारे भी कैंसर हैं वो उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, इनहेरिटेड होता है। डॉक्टर दानियाल जो है वो कैंसर सर्जरी के अंदर ट्रेंड है फ्रॉम शौकत खाना, और अभी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। जनरल सर्जन वो वाले काम नहीं कर रहे हैं तो हमें ये वाली स्पेशलाइजेशन नहीं करानी पड़ेगी। वो मैन इज नोन बाय द थिंग्स ही ईट। इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट को रेफर करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। अच्छा सर, ये जो कीमोथेरेपी है ये नॉर्मली कौन सी स्टेज के ऊपर तक होती है, या सबको जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको ये होना होता है? कैंसर के अंदर सर्जरी को समझते हैं कि जी यही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। नो डाउट कि ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन इट इज नॉट द फुल ट्रीटमेंट। जहाँ पे हमें लगता है कि एक जोड़ सेफ नहीं होता है, हम जॉइंट लगाएंगे, वो प्रॉबेबली सेफ नहीं होगा, तो हम उसको रेस्ट देने के लिए टेम्परेरी तौर पे एक आंत पेट पे निकाल देते हैं, जिसको हम स्टोमा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत। और हम दोनों डॉक्टर साहब हम अपनी बातें जो कर रहे होते हैं, कुछ हमने डिजीज की बातें की थी और उसके बाद हमने एक एपिसोड बल्कि 4 एपिसोड हमने किए थे जो कि डॉक्टर आसिफ बलोच आए थे, और आसिफ बलोच साहब ने हमें बताया था कि जी उनके रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन थी कि उसमें क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और किस तरीके से उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जी जो कि कैंसर के ऊपर ही इज स्पेशलाइजेशन ऑन कैंसर। और हमारे लिए जो आज इस बार के जो नेक्स्ट 4 एपिसोड्स हैं वो डॉक्टर साहब के साथ हमारे होंगे। तो हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर दानियाल एंड ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? ठीक ठाक सर। सबसे पहले एक मासूमाना सवाल है कि आपने ये डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्यों चूज किया सर? अच्छे भले एक्टर लगते हैं आप, तो एक्टिंग कभी नहीं सोचा सर कि हम एक्टिंग, या कभी आपने कॉलेज लाइफ में एक्टिंग की हो सर? नहीं, कभी की तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिस टाइम पे मैं डॉक्टर बना था उस टाइम पे बस 2 ही चीज़ होती थी, या डॉक्टर बनना होता था या इंजीनियर। हाँ, और वैसे भी सर ये जो हमारे वाला काम है ये इसको सारे कंजर और मरासियों वाला काम कहते हैं। तो अगर कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस होती कि एक्टर भी बन सकते थे तो फिर बनते थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आजकल ये जो कैंसर एक ऐसा मर्ज है कि जिसको सुनते ही फैमिली वाले भी और वो बंदा भी एक टोटल ऑफ हो जाता है, और उसको फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज का सर जो हमारा टॉपिक है वो कोलोन एंड रेक्टम, इन्हीं के ऊपर ही, और उनको कैंसर कैसे होता है, क्या है असल में सर ये बीमारी है क्या, और कहां से इसको स्टार्ट होता है? सर ओवर टू यू। ठीक है। बेसिकली कैंसर जो है, जितने सारे भी कैंसर हैं वो उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, इनहेरिटेड होता है, आपके फोर फादर्स में, एंसेस्टर्स में वो जीन्स होती हैं जो कि ट्रांसमिट आप में होती है, जिसकी वजह से सेल मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं एबनॉर्मली, और उसकी वजह से कैंसर बन जाते हैं। ठीक है। बेसिकली इसी तरह ही कोलोन और रेक्टम की कैंसर की भी कॉजेज हैं। एक तो जेनेटिक हो सकता है। अच्छा सर, ये होता क्या है? मतलब हमारे नाजरीन को आम तौर पे बताएंगे, मतलब उर्दू में, कि ये किस हिस्से की को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं? हम जो कोलोन और रेक्टम की बात कर रहे हैं ये बेसिकली आंत है, बड़ी आंत, बड़ी आंत, और जो पेखाने वाली जगह होती है, ठीक, इसका कैंसर है। ठीक। तो सर ये आम है पाकिस्तान में इस तरह का कैंसर, या नॉर्मली ये वेस्ट में होता है, या इस तरह की चीजें हैं, या है इस तरह? नहीं, ये वन ऑफ द कॉमन कैंसर्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, वेस्ट में भी हैं, और अब तो यंग एज में भी ये कैंसर आ रहे हैं, काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। जो पेशेंट यंगर देन 40 इयर्स ऑफ एज, उनमें ये कैंसर देखने को मिल रहा है। और क्या है सर, व्हाट आर द रीजंस कि हम इसको कैसे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैसे इस चीज़ को समझ सकता है कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम हो गया? मेरे ख्याल से कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस हों, क्या सिम्टम्स हों, तो उनको डॉक्टर के पास जाना होगा जी। तो कोलोन और रेक्टम के कैंसर में ये होता है कि अगर उनके पेखाने में कोई तब्दीली उनको महसूस होती है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, डार्क कलर के स्टूल्स हो रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वीकनेस हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो, 10-12 kg कम हो रहा हो एकदम से 6-7 महीनों में, तो फिर आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, इसकी टेक्निकल रीजंस क्या हैं जिसको हम समझाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि, मतलब क्योंकि आप ये चीजें ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं रादर देन मी, तो इसको हम कैसे सर डिस्क्राइब करें? जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने अवेयरनेस की बात की, तो एक और चीज इस आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अवेयरनेस से रिगार्डिंग के
हमारे यहाँ ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, एक नई फील्ड है। अच्छा। और इसके बारे में सबसे पहले अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक। डॉक्टर दानियाल मेरे कुलीग हैं, ही इज़ अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अब लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है क्या, होता एग्जैक्टली। exactly. एक ज़माना था जो हम कैंसर्स की बात करें, ये सारे कैंसर्स जो हैं वो जनरल सर्जन ही ऑपरेट किया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब न्यू स्पेशलिटीज़ डिवाइस हुई तो उसके अंदर एक स्पेशलिटी है जिसको हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और उर्फ़े आम में आप इसको कैंसर सर्जरी बोल सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर दानियाल जो है वो कैंसर सर्जरी के अंदर ट्रेंड हैं फ्रॉम शौकत खाना। ठीक। और मेरे बहुत अच्छे कुलीग हैं और अभी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अब वो वाला टाइम नहीं है कि अगर आपको कोई कैंसर की शिकायत है तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड स्पेशलिटी कैंसर की सर्जरी की मौजूद है। ठीक है। तो सर ऑन अ लाइटर नोट में है कि जनरल सर्जन वो वाले काम नहीं कर रहे हैं तो हमें ये वाली स्पेशलाइजेशन नहीं करानी पड़ेगी। अगर क्या जनरल सर्जन के पास और भी बहुत सी चीजें हैं Exactly. तो वो स्पेसिफिक उन चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते या उनके ऊपर अपना जो नॉलेज है वो उसके ऊपर नहीं आता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये डिराइव बेसिकली जनरल सर्जरी से ही बिल्कुल हुई है। सही। लेकिन क्योंकि जनरल सर्जन के पास, जिस तरह आपने कहा कि वो एक वास्ट फील्ड है, उसकी और बहुत सारी डायमेंशंस हैं, तो इनकी ट्रेनिंग और इनकी सारी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेसिफाई कर दी गई है टू कैंसर सर्जरी। ओके, ठीक। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूं कि अगर सपोज एक जनरल सर्जन है, वो एक महीने में 4 पित्ते के ऑपरेशन करता है, 5 अपेंडिक्स करता है, 2 थायराइड के ऑपरेशन करता है, 1 या 2 वो कोई कैंसर के ऑपरेशन करता है। तो डॉक्टर दानियाल या और जो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो महीने में 20 कैंसर के ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक। तो इनकी स्पेशलिटी, इनकी एक्सपर्टीज उस लिहाज से डेवलप की गई है। ओके। अच्छा सर, खाने पे नॉर्मली हम ये पेट बड़ी आंत की बात कर रहे हैं और वैसे लोगों को ये लगता है कि हमें क्या खाना चाहिए, और खाना वो मैन इज नोन बाय द थिंग्स ही ईट मोस्टली नॉर्मली। तो हमारे लिए क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, या क्या ज्यादा मिर्चा खाने वाला मसला है, जो क्या चीजें हैं सर ऐसे? मैं इस पर कहना चाहूँगा कि जो कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं ये बेसिकली होते हैं कि अगर आपकी डाइट में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हो, अगर आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होगा तो एक बैलेंस डाइट डेफिनेटली नहीं होगी आपकी डाइट। ओके। और प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि सर जो कि टिन के फूड होते हैं ये उन्हीं के हिसाब से, और ये जो बच्चे फास्ट फूड खा रहे होते हैं, ये फजीटा फजूटा खाते हैं, ये वाली सब चीजें उसमें आती। ठीक है। जिनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, वो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड है। तो उनको खाना चाहिए, ऐसे नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनका इंटेक कम होना चाहिए। मतलब महीने में 2 दफा। एग्जैक्टली, ज्यादा भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो अच्छा जी, 4 दफा ठीक है सर। चलो। इसके अलावा वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स आपकी डाइट में होना चाहिए। तो ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि बचाते हैं कोलोरेक्टल कैंसर से। इसके अलावा स्मोक फूड है, ज़्यादा बारबेक्यू फूड से ये होते हैं कैंसर्स। ओके। तो ये हमारे पाकिस्तान में तो सर मतलब हमारे लिए तो बड़ी खैर वो बहुत सी चीज़ें तो मना है, लेकिन उनके साथ बारबेक्यू बहुत अच्छा चलता है। वो तो नॉर्मली वो आ रहा होता है कि आपने तुझे एक बोतल मंगवाई थी, बोतल नाल होगा जी बारबेक्यू ला दे फुल बॉल। तो वो सर वो तो दोनों, वो लिवर भी गया तो उसके बाद बड़ी आंत भी गई, तो दोनों के दोनों चीज़ें खराब हो गई सर। तो बस बेसिकली टेक होम मैसेज ये है कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। ओके। और बैलेंस में सर, बैलेंस डाइट में अगर हम ये समझते हैं कि हमें कितने टाइम खाना चाहिए, मतलब 3 times a day, 2 times a day और विद स्मॉल पोर्शंस? आई थिंक सो इवन 3 टाइम इज गुड। आप 3 टाइम से ज़्यादा भी खा सकते हैं। ठीक है। 2 टाइम खाना चाहते हैं 2 टाइम्स भी ठीक है, लेकिन आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए कि आपकी डाइट में यही ना हो कि आपके महीने में आप सारा जंक फूड ही खा रहे हैं। ठीक है, आपके पास वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए डाइट में। डॉक्टर साहब, आपने सवाल का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। चाय आ गई थी तो हमने कहा कि साथ चाय भी पी लें, और मेरे बेटे हसान का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने चाय बनाई। और सर अब ओवर टू यू जी। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर दानियाल से, जिस तरह आपको याद होगा हमने पहला एपिसोड पायल्स पे किया था। बिल्कुल। तो उसके अंदर भी हमने यही बताया था कि पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो मैं चाहता ये हूँ कि डॉक्टर दानियाल थोड़ा सा इलेबोरेट करें इस चीज़ को कि क्योंकि हम बड़ी आंत और पखाने वाली जगह के कैंसर की बात कर रहे हैं, कि स्पेसिफिकली वो क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जिसपे बंदे को ये सोचना चाहिए पेशेंट को कि यार नहीं ये बवासीर नहीं है, ये कोई और प्रॉब्लम, और उसको फिर कंसर्न अपने स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर दानियाल जरा प्लीज। ओके। तो ब्लीडिंग जो है, पीआर ब्लीडिंग मेरे ख्याल से बहुत सी और कंडीशंस में भी होती हैं, जैसे कि हेमरॉइड्स हैं, फिशर्स हैं, बट इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है कैंसर की ब्लीडिंग से,
उसमें बेसिकली ऐसे होता है कि अगर आपका इसके साथ वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपको बावल हैबिट्स जो हैं, ऑल्टर्ड बावल हैबिट्स हम इसको कहते हैं, कि कभी कॉन्स्टिपेशन आपको हो रही है, कभी आपको लूज स्टूल्स आ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आपको डायरिया हो रहा है, कोई म्यूकस डिस्चार्ज उसमें हो रहा है, पस वगैरह आ रही है। एक और टर्म हम यूज़ करते हैं टेनिसमस, कि आपको लगता है कि आपने स्टूल पास करना है और आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं, बट थोड़ा पास होता है, फिर आप दोबारा जाते हैं, आपको लगता है मुझे दोबारा स्टूल है। तो बेसिकली ये वो सारी सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये फील होते हैं कि जस्ट ब्लीडिंग नहीं, उनके साथ ये एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक और इसमें मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हमने अपने पिछले एपिसोड्स में हम लोगों को बता चुके हैं कि बड़ी आंत जो है वो आपकी राइट साइड से शुरू हो रही है और पखाने वाली जगह पे जाके ख़त्म हो रही है। इसके अंदर एक बड़ी मशहूर चीज़ जो हमें पढ़ाई गई थी वो ये थी कि अगर एक 50 साल से ज़्यादा उम्र का मेल जिसको कोई ब्लीडिंग का सोर्स नहीं है, उसको बवासीर नहीं है, वो अगर खून की कमी के साथ प्रेजेंट करे किसी डॉक्टर के पास, तो इसको आप ये समझें कि ये राइट साइड ऑफ कोलन का या राइट साइड ऑफ बड़ी आंत का कैंसर है, जब तक कोई और कॉज नहीं मिलती। मतलब आपने इतना एग्रेसिव होके सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में एज अ क्लिनिशियन आनी चाहिए वो ये है कि कहीं इसको राइट साइड ऑफ कोलन का कैंसर नहीं है, क्योंकि जो राइट साइड के कैंसर हैं उसमें शायद उस तरीके की प्रोफाउंड ब्लीडिंग आपको ना मिले, क्योंकि वो ज़ाहिर उसका फासला ज्यादा हो जाएगा पखाने वाली जगह से, तो वो जो ब्लड होगा वो मिक्स हो रहा होगा स्टूल के साथ। स्टूल का कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें आपको ब्लीडिंग मिले। लेकिन अगर सिर्फ आपका एज अ मेल 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र है और आपको खून की कमी किसी टेस्ट में आ गई है, तो आपको जरूर एक दफा किसी मुस्तनद मुआलिज के पास जाके ये चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि कहीं बड़ी आंत का कैंसर तो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने भी बताया, डॉक्टर वजाहत भी बता रहे थे, तो असल में इसका डायग्नोज होता कैसे है? इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट को रेफर करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास कि कोलोनोस्कोपी हो। उसमें कैमरा डाल के हम पूरी कोलन आंत देखते हैं, पैखाने वाली जगह से लेके छोटी आंत तक, कि वहाँ पे कुछ है तो नहीं। अगर हमें उसमें कुछ शक वाली चीज़ मिलती है, कोई ग्रोथ होती है, कोई गिल्टी बनी होती है, उसकी हम बायोप्सी लेते हैं। ठीक है। उस बायोप्सी पे हमें पता लग जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंस वो कैंसर उस पर आता है, फिर उसके बाद हमने सारा कंप्लीट वर्कअप पेशेंट का करना होता है, जिसमें मेटास्टेटिक वर्कअप होता है। सीटी स्कैन हम करते हैं उसके सीने का, पेट का, ताकि हम देखें कि कैंसर क्या उसी जगह पे है या उससे बाहर भी निकल चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट वर्कअप पेशेंट का होना चाहिए। इसके बाद पेशेंट की हम फिटनेस देखते हैं कि क्या पेशेंट फिट है किसी भी ट्रीटमेंट प्लान के लिए। ट्रीटमेंट इसकी मल्टी मोडालिटी होती है, जिसमें खाली ऑपरेशन नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती है, कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है। तो हमने देखना है कि पेशेंट किस चीज़ के लिए फिट है। अच्छा सर, ये जो कीमोथेरेपी है, ये नॉर्मली कौन सी स्टेज के ऊपर तक होती है, या सबको, जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको ये होना होता है और उनके साथ ये कीमोथेरेपी चलनी पड़ती है? जो कोलन के कैंसर होते हैं उसमें यूजुअली हम कीमोथेरेपी नहीं करते हैं। ठीक। उसमें हम अपफ्रंट सर्जरी करते हैं। अगर कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो एंड स्टेज होगी, लाइक स्टेज 3 बहुत एग्रेसिव सा ट्यूमर होगा, बल्कि ट्यूमर होगा, उसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं। अदरवाइज हम कोलन में नहीं करते हैं। रेक्टम में हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, अर्ली स्टेजेस में भी पड़ जाती है। हमने उसमें डिफरेंट चीज़ें देखनी होती हैं कि वो जिसको हम कहते हैं कि CRM इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। हमने वहाँ पे छोटे गदूद देखने होते हैं कि वो वहाँ पे बड़े हुए हैं कि नहीं बड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी हमने देनी होती है, बट हर कैंसर में कीमोथेरेपी नहीं दी जाती है। वो उसके लिए हमने पेशेंट को असेस करना होता है। एक चीज इधर मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने बात की मल्टी मोडालिटी, तो जो आइडियल कैंसर का ट्रीटमेंट है हसीब साहब, उसमें होता है इस तरह है कि जब भी, जिस तरह डायग्नोसिस की हमने बात कर ली, कि जब पेशेंट डायग्नोज हो गया है तो फिर एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बैठती है, जिसके अंदर कैंसर सर्जन भी होते हैं, जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर आपके रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी होते हैं। वो पेशेंट की डिजीज की स्टेजिंग करते हैं पहले, और उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान फाइनल होता है कि जी इस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है, क्या सिर्फ सर्जरी की जरूरत है, या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की जरूरत है, या फिर सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी की जरूरत है। जो पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स कैंसर के अंदर
सर्जरी को समझते हैं कि जी यही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। नो डाउट कि ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन इट इज नॉट द फुल ट्रीटमेंट। Okay. तो बहुत सारे पेशेंट्स सर्जरी कराते हैं और उसके बाद अगर उनको कीमो एडवाइस हुई है तो वो नहीं लगवाते कि जी हमारा कैंसर तो निकल गया, और फिर उसका नुकसान ये हो रहा होता है कि डाउन द लाइन जाके 2 साल के बाद वो दोबारा रिकरेंस के साथ आ रहे होते हैं। तो इसमें टेक होम मैसेज ये है कि जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है वो एक MDT मीटिंग, हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग उसको बोलते हैं, उसमें पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस होता है, और जो भी पेशेंट जो अगर वो चाहता है कि वो कैंसर फ्री रहे तो उसको पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करना है राइट फ्रॉम द सर्जरी, और उसके बाद अगर कीमो रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो वो भी। इसकी सर आप ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं, इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी डिपेंड करता है कि कैंसर आपके किस साइड पे है, कि वो आपकी कोलोन का है, बड़ी आंत का है जो सीधी तरफ है, या जो बाईं तरफ है, या पेखाने वाली जगह का कैंसर है। अगर वो कैंसर इस जगह पे है कि हम उसको निकाल सकते हैं और हम जॉइंट एक लगा दें, एक जोड़ लगा दें दोनों आंतों में आपस में, हम वो करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि एक जोड़ सेफ नहीं होता है, हम जॉइंट लगाएंगे, वो प्रॉबेबली सेफ नहीं होगा, तो हम उसको रेस्ट देने के लिए टेम्परेरी तौर पे एक आंत पेट पे निकाल देते हैं, जिसको हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है। पेशेंट का स्टूल उसमें आता रहता है, पेशेंट की कीमोथेरेपी हो जाती है, और फिर डाउन द लाइन कुछ टाइम बाद हम उसको वापस कर देते हैं पेट के अंदर। तो कुछ टाइम उसके साथ पेशेंट को रहना होता है। इसके ऊपर अच्छे बैग्स लगते हैं, स्टूल उसमें कलेक्ट होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो स्टोमा निकालते हैं वो परमानेंट होता है। ओके। ठीक है, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कैंसर की लोकेशन ऐसे होती है जैसे कि पेखाने वाली जगह है, हमें उसको निकालना है। ठीक। तो उसमें परमानेंट स्टोमा होता है उस कंडीशंस में। तो डिपेंड करता है बेसिकली साइड पे। एक और बात अभी हम डॉक्टर दानियाल से भी पूछते हैं, मतलब कैंसर का नाम सुनते ही हमारे मैंने पहले स्टार्ट में ये बात की, दिमाग में ये आता है कि यार बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और बहुत बड़ा कट लगेगा और तब उसकी अच्छी सफाई होगी। लेकिन अब डॉक्टर दानियाल जो है वो एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए, जो हमने अपनी बाकी सारी एपिसोड्स में जिक्र किया, उसमें हर तरह की बड़ी आंत का और पखाने वाली जगह के कैंसर का इलाज कैमरे वाली सर्जरी से कर रहे हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम डॉक्टर दानियाल से पूछते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इसकी इलाज जो है दोनों तरीकों से हो सकता है। ओपन सर्जरी जो करना चाहे वो कर सकते हैं, और जो लैप्रोस्कोपी करना चाहे वो कर सकते हैं। बट अब रिसेंट एडवांसमेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, तो लैप्रोस्कोपी जो है अब उसका टाइम है आई गेस। तो इसमें ये होता है कि एक हम कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं, इसमें हमें भी देखने में फ़ायदा होता है, एक हमें मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। वैसे आप ओपन करेंगे उसके लिए आपको बहुत सारे असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, इसमें आपको प्रॉबेबली वो चीज़ कम हो जाएगी। आपको एक मैग्नीफाइड व्यू मिलेगा, आप बेहतर देख सकते हैं, अच्छी डायसेक्शन कर सकते हैं, कैंसर को बेहतर तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, पेशेंट को ट्रॉमा कम होगा, बड़े पेट पे जो कट होते हैं वो नहीं होंगे, तो अर्ली रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट घर जल्दी चला जाएगा, हॉस्पिटल में उसका खर्चा कम होगा, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, अच्छा सर, जो फैमिलीज होती हैं, जब आप कैंसर किसी मरीज को बताते हैं तो उनकी फैमिलीज को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, वो आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक मरीज तो उस ट्रॉमे में होता ही होता है कि उसको कैंसर है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं जो कि बहुत डियर एंड नियर टू दैट पर्सन, वो भी दूर होने शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो उन फैमिलीज को हम क्या चीज कहें कि यस, क्या आप ये करेंगे तो उनको जरा थोड़ा सा इंटैक्ट रखा जा सकता है मरीज को? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि इसमें पेशेंट को काउंसलिंग के साथ साथ हमें फैमिली को भी काउंसल करना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट होगी तो पेशेंट भी अच्छा फील करेगा, पेशेंट भी मल्टीपल विजिट्स हॉस्पिटल में कर सकेगा अगर उसको कोई फैमिली सपोर्ट कर रही है, फैमिली ला रहा है। क्योंकि ये एक दिन की ट्रीटमेंट तो है नहीं, आपको सर्जरी करनी है, आपको कीमोथेरेपी है, जूनियर जुवेंट है, सर्जरी से पहले बाज़ दफ़ा उसके बाद देनी होती है, रेडिएशन थेरेपी। तो देखा जाए तो पूरा 5 साल का ये पूरा ट्रीटमेंट है। यस, तो इसके लिए आपकी फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली होगी तो ही कुछ रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ठीक। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जिसमें डॉक्टर दानियाल ने बताया कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो है ना, वो सर्जरी की टाइप जो है वो वेरी करती है। तो जिस तरह हम बता रहे थे कि जो रेक्टम या पखाने वाली जगह के करीब ट्यूमर पड़े हुए हैं, उनके अंदर हमें परमानेंटली उस जगह को निकाल के उसको बंद करना पड़ता है, और एक परमानेंट हमें रास्ता पखाने के लिए पेट पे देना पड़ता है। ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कुछ पेशेंट्स के लिए, लेकिन जब भी हम कैंसर की बात करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि हमने पेशेंट को कैंसर फ्री करना है। एग्जैक्टली। अब उसके लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मुश्किल फैसले आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो उसी को है जो पेशेंट कैंसर फ्री है।
ठीक है। तो इस चीज में काउंसलिंग करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात वो पेशेंट बहुत आराम से नहीं मान रहे होते कि जी मेरा खाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा, परमानेंट और बैग के साथ गुजारा करना भी मुश्किल है। yes. लेकिन उनको समझाने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर के अंदर है आपका कैंसर फ्री होना, कि आपकी बीमारी पूरी निकल जाए, उसके लिए चाहे आपको जो भी कीमत अदा करनी पड़े। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे आज के एपिसोड का। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अगर बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो वो क्या है सर जो हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं? हमने जिस तरह पहले बात की थी, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे एक कैंसर का खदशा बढ़ जाता है, तो हम कोशिश होनी चाहिए कि वो अवॉइड करें। स्मोकिंग अवॉइड होनी चाहिए, अल्कोहल अवॉइड होना चाहिए, उसके अलावा बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मल्टीवाइटामिन्स फूड में होने चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा, जब गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर पेशेंट 45-50 का हो गया है तो उसको स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपीज करनी चाहिए। अच्छा सर, ये क्या होती हैं सर? स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी का मतलब हमारे यहाँ तो देखें, हमारे यहाँ तो जब तक पानी सर से ऊपर नहीं चला जाता तब तक आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। लेकिन जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने बात की, वेस्ट के अंदर ये है 45-50 का जो पेशेंट है उनका एक दफा देखने के लिए बगैर किसी सिम्टम के वो कोलोनोस्कोपी करवा लेते हैं। जो कैमरे वाला टेस्ट हमने डायग्नोसिस के लिए बात की, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ टू बी ऑन सेफ साइड वो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करवाते हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि इस डेट को हमारी कोलोनोस्कोपी हुई थी और ये सब कुछ ठीक था, ताकि और वो रिपीटेडली कराते रहते हैं ताकि जब ये स्टार्ट हो तो वो अर्ली स्टेज पे पिक हो जाए और अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाए। ठीक, इसमें मैं थोड़ा सा डॉक्टर वजाहत के साथ वो ऐड करना चाहूँगा कि पेशेंट्स को हमने डिवाइड किया होता है दो कैटेगरीज में, एक एवरेज रिस्क है, एक इंक्रीज रिस्क है। एवरेज रिस्क वो होता है जिसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं होती है, जिसको खुद से कोई कैंसर नहीं होता। तो इन पेशेंट में यूजुअली 40 to 45 में हम स्टूल टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि कोई ब्लड वगैरह आ रहा है कि नहीं। अगर हमें वहाँ पे कुछ पॉजिटिव लगता है फिर हम कोलोनोस्कोपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम फॉलोअप कोलोनोस्कोपीज करते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद। और जो इंक्रीज रिस्क होते हैं वो पेशेंट हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी कैंसर हुए होते हैं, जिनको खुद कभी कैंसर रहे हों। उन पेशेंट में हम अगर फैमिली में 50 साल पे कैंसर हुआ तो इन पेशेंट में हम 10 साल पहले से कोलोनोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी फॉलोअप की जिस तरह आपने बात की फॉलोअप कोलोनोस्कोपीज की, लेकिन पहले ये बताइएगा कि ये सर्जरी के बाद, कैंसर सर्जरी के बाद स्पेशली फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली फॉलोअप है क्या? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे मैंने देखे हैं जिनको हम कहते हैं लॉस टू फॉलोअप। तो इसकी इंपॉर्टेंस बता दें और ये है क्या, कैसे करते हैं ये भी जरा प्लीज। मेरे ख्याल फॉलोअप जो है इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5 साल की ट्रीटमेंट होती है, तो ये खाली पेशेंट नहीं समझे कि जस्ट सर्जरी होगी, कीमो होगी, रेडियो होगी, 2 महीने में मैं कैंसर फ्री हूँ। ट्रीटमेंट 5 साल की है। 5 साल तक हमने पेशेंट को फॉलो करना। पहले 2 साल में सर्जरी के बाद, कीमो रेडियो के बाद कैंसर वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 2nd से 5th ईयर तक थोड़े कम हो जाते हैं। तो बेसिकली हम पेशेंट को फॉलो करते हैं 5 ईयर्स तक। फॉलोअप में हम क्या करते हैं कि हमने कोलोनोस्कोपीज करवानी होती हैं, जो ऑपरेशन के पहले साल करते हैं, तीसरे साल, 5वें साल करते हैं। उसके अलावा हर साल हम CT स्कैन करते हैं, हम देखेंगे कहीं पे हमें कुछ लग तो नहीं रहा, कोई चीज़ वापस आई है। पेशेंट के सिम्टम्स देखते हैं, साइंस देखते हैं। तो फॉलोअप इज वेरी। सर, अब जो एक चीज है वो है, एक तो ट्रॉमा एक अलग जगह पे है कैंसर का, उसके बाद ये है कि जो लोग आपको देख रहे होते हैं उसमें बहुत, दिस इज अ वेरी प्राइवेट पार्ट, एंड विद दैट प्राइवेट पार्ट, अगर तो आपकी शादी हुई हुई है तो आपकी बेगम मोस्ट ऑफ द टाइम या वो साथ होंगी, वो बेटे या बेटियां उस तरह से नहीं आते, आपके लिए कोई एक हेल्पर रख दिया जाता है। तो उस लिहाज में भी इंसान को कैसे अपने आप को देखना है और कैसे अपने आप को समझना है और इंटैक्ट रखना है, वो बहुत मुश्किल काम है सर। मेरे ख्याल से जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं उसमें ये कंसर्न थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, वो कैंसर इन इटसेल्फ ही इतना बड़ा एक स्ट्रेस है, एक ट्रॉमा है कि बंदे को ये चीज़ भूल जाती है कि ये प्राइवेट पार्ट है। तो उसका फोकस होता है कि मैं किसी तरह से कैंसर फ्री हो जाऊं। और जिसमें बात हुई है फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि फैमिली पेशेंट को बार बार लाएगा हॉस्पिटल, पेशेंट की केयर करेगा
और डेफिनेटली बैग, स्टोमा बैग लगे होते हैं, उसमें हेल्प करेगा। तो that's how it goes। नहीं सर, हमारा आज का जो टॉपिक था दैट वाज, जो हमने अब सीरीज स्टार्ट की है वो कैंसर के ऊपर है, और आज से पहला जो हुआ वो कोलोन और रेक्टम कैंसर के ऊपर हमने बात की गई। डॉक्टर दानियाल हमारे साथ रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में भी। सो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नाजरीन, वो सिर्फ ये है कि हम आपको एक तो वो रीजंस बता दें कि व्हाई दिस थिंग हैपेंस, और उसकी प्रिवेंशन, उसके फॉलो अप्स कैसे करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा असल मकसद जो है यहाँ पे सर्जन कोई कोई पे, वो सिर्फ यही है कि हम अपने नाजरीन को वो चीजें बता सकें, और जिस तरह डॉक्टर वजाहत बात करते हैं, अपने डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं। वो जो आपकी एक ओपननेस है विद योर डॉक्टर, इट कैन सेव यू एंड इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। सो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर दानियाल, डॉक्टर वजाहत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी फॉर इनवाइटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ इन्हीं दोनों डॉक्टर साहबान के साथ मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।